अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज से इस चैनल के ऊपर हम सी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। ये क्लासेस एक तो स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपको सी लैंग्वेज का हिस्टोरिक बैकग्राउंड से लेके इतनी चीज़ें एंड तक आपको बता दी जाए कि आप एक एफिशिएंट प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिख सकें। और ये चीज़ मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल के ऊपर प्रिपरेशन की है तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने लगेंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि डेटाबेस और सी लैंग्वेज के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं बिल्कुल 100% अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बात कहता हूँ। आपने बस जो चीज़ें मैं इधर बताऊँगा उनको आपने फॉलो करना है। जो प्रोग्राम मैं आपको करवाऊँगा इधर वो आपने अपने सिस्टम के ऊपर, अपने लैपटॉप्स के ऊपर परफॉर्म करने, इम्प्लीमेंट करने, तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने का ख़्याल क्यों आया मुझे। अक्सर इदारों के बच्चे, बड़े अच्छे इदारों के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने, सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके होते हैं। तो वो आके एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती। इवन अगर कंप्यूटर लैब्स के अंदर लेके भी जाते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम्स बनवाए नहीं जाते, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। क्योंकि हमारी जनरेशन का एक मसला ये भी है ना कि अगर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो तो वो काम करेंगे। बड़े कम बच्चे होते हैं जो चेक एंड बैलेंस के बगैर अपना काम या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म कर लेते हैं। तो इधर तमाम की तमाम वो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और एक चीज़ के इधर वर्टलाइजेशन नहीं होगी, खाली थ्योरी के ऊपर हम बैठ के काम नहीं करेंगे। थ्योरी का क्या मतलब है कि आपको सिंपल मैं बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये गिनती के 5 प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लें। तो ये चीज़ जो सारी होगी ये वर्टलाइजेशन के अंदर आ जाती है। अब मकसद ये होगा कि आपको तमाम की तमाम चीज़ें बतानी हैं, उसके अलावा आपको तमाम की तमाम चीज़ें सिखानी भी हैं, और उसके अलावा आपको इतना काबिल कर देना है कि आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी आपको प्रोग्राम दे दे तो आप कॉन्फिडेंटली प्रोग्राम बना सकें। कम से कम आपको उनकी हेलो है पता हो कि हाँ जी ये प्रोग्राम बनाते कैसे, उसके एलिमेंट्स क्या हैं या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती हैं, उसके सिंटैक्स से आप लोग फेमिलियर हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इस डिटेल्ड कोर्स के अंदर देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम सी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 के अंदर फिर हम डेटाबेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर 8 का नाम है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिटेल के अंदर क्या देखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर देख लेंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं, इसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर सिर्फ मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कंप्यूटर आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, कंप्यूटर के बारे में आप काफ़ी जानते भी हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम कोई इनपुट देते हैं, कोई डाटा देते हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है। वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करके हमें दे देती है, स्क्रीन के ऊपर हो या वो वीडियो फॉर्म के अंदर, वो किसी फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। उसके अलावा आप देखें कि कंप्यूटर जो है ना वो बिल्कुल डम मशीन है। डम मशीन का क्या मतलब है कि कंप्यूटर को आपने जितना काम कहना है ना, कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम कर सकता है। कंप्यूटर ना तो उससे ज़्यादा काम करेगा, ना कंप्यूटर उससे कम काम परफॉर्म कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर को वो काम कहने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हदायत को हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब अगली चीज़ देखें, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आपके इसके लिए मैं उर्दू लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ या इंग्लिश मीडियम को यूज़ कर सकता हूँ या इवन पंजाबी भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आप और मैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के साथ जब हमने कम्युनिकेट करना होता है तो वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर भी समझे और हम इंसानों को भी समझ आ जाती हो कुछ हद तक। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं। अब सपोज मैं किसी बच्चे को कहता हूँ आप में से कि स्टैंड अप, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी है तो वो क्या करेगा, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा और खड़ा हो जाएगा। दूसरे बच्चे को मैं कहता हूँ गिव मी योर बुक, तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा और अपनी किताब मुझे दे देगा। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करता है और वो हमें कोई ना कोई उसके बदले में टास्क परफॉर्म करके शो कर देता है।
कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन या ऐसी डिवाइस है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। उसके बाद देखें, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो एक चीज़ और इधर मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो बाकायदा एक तरतीब के साथ होती हैं, वो एक सीक्वेंस के साथ होती हैं कि पहले नंबर पे ये काम परफॉर्म करना है, दूसरे नंबर पे ये काम परफॉर्म करना है, तीसरे नंबर पे ये काम परफॉर्म करना है, चौथे नंबर पे ये काम परफॉर्म करना है, और अप टू सो ऑन जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपने उसको देनी होगी वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पे बयान कर देंगे। तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। उसके बाद देखें, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर आप देखें ना इधर कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हमने क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ये जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं ना, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, जर्मन, चाइनीज़, ये लैंग्वेजेस हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ नहीं करते। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद देखें, फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ द कंप्यूटर्स द इफेक्ट ऑफ सी ऑन द कंप्यूटर वर्ल्ड इज एवरलास्टिंग। अब कह क्या रहा है कि जब से पर्सनल कंप्यूटर्स उभरे हैं, जब से पर्सनल कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगियों में हिस्सा लिया है, तब से सी लैंग्वेज की अहमियत काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आई है। सी लैंग्वेज क्या है? सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। इवन जो आप लोग MS विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, उसका भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर ही डेवलप किया गया है। प्रोग्राम क्या होता है वो चीज़ देख लें। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। पहली चीज़ वो इसके अंदर क्या कह रहा है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है? रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिक्र कर रहा है कि वो सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जावा लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद देखें, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये नहीं होता कि मसला है ही नहीं, आप कहें कि मैंने तो ये प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले होता क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमारी प्रॉब्लम या मसला आइडेंटिफाई हो जाता है ना, उसके बाद हम कहते हैं कि मैं सी के अंदर इस का प्रोग्राम लिखूंगा या मैं जावा लैंग्वेज के अंदर इसका प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। इस चीज़ को समझिएगा। प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये डिस्कशन ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब इधर देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी है? सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में डिटेल के अंदर डिस्कशन करके आ चुके हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए लिखे जाते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर्स के साथ जो हार्डवेयर्स अटैच हैं, जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर या हार्ड डिस्क वगैरह या इंटरनल कंपोनेंट्स बाकी आ जाते हैं, तो उनके साथ कंप्यूटर एफिशिएंट वे में कम्युनिकेट करता रहे, हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुली हमें आउटपुट जनरेट करके शो करता रहे। तो ये तमाम के तमाम काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की होती हैं या प्रोग्राम्स की होती हैं। इसके अलावा हम यूज़र्स की आसानी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आप देख लें, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, व्हाट्सएप आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, या इवन इंस्टाग्राम या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, ये तमाम की तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आएंगी क्योंकि ये हम लोगों की आसानी के लिए, हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए डेवलप की गई थी और हम उनको फर्दर आगे जिस मकसद के लिए भी चाहे उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इधर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में
सीक्वेंस जो टॉपिक्स की है वो आपकी टेक्स्ट बुक से हट के थोड़ी सी आगे पीछे मैंने की है, क्योंकि अब जब चीज़ें सिखानी होती हैं तो उसके लिए पहले स्टेप से लेके आगे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए था, कंप्यूटर के बाद आपको प्रोग्राम का, प्रोग्राम के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम सी लैंग्वेज को उठा के आगे फर्दर अपना तमाम का तमाम जो टॉपिक होगा उनको कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टॉपिक है, पूरा एक डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे आज के पार्ट 1 के लेक्चर के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर जस्ट लाइक वी ह्यूमंस यूज़ नेचुरल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स या मैं भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हुए, तो इसी तरह कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। टू ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो वो किन 2 कैटेगरीज के अंदर हो सकती है। एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। ये टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू ये दे दूं कि लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर या सीपीयू अंडरस्टैंडेबल होती हैं। हम इंसान या हम ह्यूमन बींग्स लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मगर कंप्यूटर या सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। हम इंसान नहीं समझ सकते इस चीज़ को। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स समझते हैं। हम ह्यूमन बींग्स जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं वो तमाम की तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो उसको फिर आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कंप्यूटर फिर उनको कैसे समझता है या वो उनका जो टास्क या पर्पस होता है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। Low level languages are those which are easily understandable by machine and it is difficult for humans to understand it. लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में अभी थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया है, वही चीज़ कह रहा है कि मशीन्स या कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो हमारा प्रोसेसर या सीपीयू होते हैं, वो तो लो लेवल लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ लेता है, मगर हम इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लो लेवल लैंग्वेजेस को फिर फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज है और इस तरह आप इसको करेक्ट कर लें, ये असेंबली लैंग्वेज है। उसके बाद आप आ जाए मशीन लैंग्वेज के ऊपर। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं या बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इज द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, जो किसी एरिया की, किसी शख्स की लोकल लैंग्वेज होती है, जो वो शख्स किसी मुश्किल के बगैर समझ लेता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये उसकी नेटिव लैंग्वेज है। अब मैं आपके साथ अगर बात कर रहा हूँ तो उर्दू के साथ बात कर रहा हूँ, आप बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो हमारी नेटिव लैंग्वेज आमतौर पे हम क्या कहेंगे कि उर्दू एक हमारी नेटिव लैंग्वेज है। उसके बाद आए, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली एंड डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज़ का कोई लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको उर्दू या इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपने साथ एक शख्स लेके आएंगे जो पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर बोल रहे होंगे, उसको तर्जमा करके, ट्रांसलेट करके चाइनीज़ को उनकी ज़ुबान में बता रहा होगा। इन द सेम वे वो चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाइनीज़ के अंदर जो बोलेगा, तो वो ट्रांसलेटर उस चीज़ को हमें उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके दे देगा। तो अब इधर देखें, कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को बगैर किसी ट्रांसलेटर के समझ लेता है। अब देखें ना, एक उर्दू स्पीकिंग पर्सन मेरे पास आता है या आप में से कोई एक बच्चा मेरे पास आता है, तो वो उर्दू में मेरे से कोई क्वेश्चन करता है या इवन इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करता है मेरे से, तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करूँगा और उसको फिर आंसर भी कर सकता हूँ। उसके बाद देखें, एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी जीरोज एंड वन। अब कह क्या रहा है कि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड होता है ना, जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, वो आपको ऐसे शो हो रहा होता है। वो आप देख लें, 0 1 0 1 1 0 1 0, मतलब इस तरह की ना एक लंबी स्ट्रीम, एक लंबी सीक्वेंस आपकी चल रही होती है। बीच में कोई आपका अल्फ़ाबेट इस तरह नहीं आएगा, कोई आपका 3 नहीं आएगा, सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में आपकी वैल्यूज रहेंगी मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर।
Writing programs in machine language is very difficult and error prone because it is not possible for human beings to remember long strings of the binary language. ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन भी बता रहा है, लिमिटेशन इन द सेंस कि आपको मशीन लैंग्वेज के अंदर जब कोड लिखना होगा तो वो आप आसानी से नहीं लिख सकते, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है 0101 की सारी ये जो लंबी सीक्वेंस चल रही होती हैं उनको याद रखना। उसके बाद कहता है कि अगर आपने कोशिश कर भी ली है मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने के लिए तो उसके अंदर एरर्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो ये बाइनरी लैंग्वेज की जो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स चल रही होती हैं इनको याद आसानी से नहीं रख सकते। इस वजह से मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद देखें, मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि जब कंप्यूटर्स बनने थे ना तो कंप्यूटर्स के साथ सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, वो मशीन लैंग्वेज ही थी। तो इसी वजह से हम मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद देखें असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जब आई थी तो उसके अंदर आप लोगों ने ऊपर उसका थोड़ा बहुत लिमिटेशन देख ली। लिमिटेशन उसकी क्या थी कि 0101 की सीक्वेंस याद रखना काफ़ी मुश्किल होता था। उसके अलावा उसके अंदर अगर आप काम करते भी हैं तो एरर्स आने के, गलतियां होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो इसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम क्यों ना 0101 की जो स्ट्रीम्स होती हैं उसको रिप्लेस कर दे कुछ इंग्लिश टाइप वर्ड से। मूव एक वर्ड, एक सब, तो उनको कह दिया इन्होंने कि ये कमांड्स होंगी, जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो ये वाली चीज़ ही एग्जीक्यूट हो रही है मशीन लैंग्वेज की। तो इस तरह हम एक स्टेप आसानी की तरफ चले गए थे कि हमें ये वाली चीज़ें नहीं याद रखनी पड़ी 0101 की, हमें कुछ इंग्लिश टाइप वर्ड्स मिल गए थे जिनको हम कहते थे कि निमोनिक्स हैं। आगे देखते हैं, फर्दर आपको समझ आ जाएगी। एज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स। अब इधर एक चीज़ देख ली, प्रोग्रामर ऐसा शख्स होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता है। It was difficult for programmers to remember long strings of binary number, so these binary strings was replaced with English-like words known as mnemonics. ये निमोनिक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने सही करनी है। अब इधर क्या रहा है कि प्रोग्रामर्स के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना काफ़ी मुश्किल होता था। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हम इसको इंग्लिश टाइप वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो इंग्लिश टाइप वर्ड्स हमने यूज़ किए थे इनको हम कहते थे कि ये हमारे निमोनिक्स होंगे। उसके बाद आप देखें, a programmer must have a detailed knowledge about the system for which he is going to write assembly language code. अब मशीन लैंग्वेज के अंदर आप काम करें या असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करें, इसके लिए आपके लिए रिक्वायर्ड क्या था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, सीपीयू क्या है, इनके बारे में आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होना लाजमी है। जब तक आपके पास हार्डवेयर का मतलब है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कंप्यूटर बसेस भी आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके सीपीयू भी आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी रैम या रोम का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना, आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड या प्रोग्राम नहीं लिख सकते। असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज व्हिच मींस प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम और मशीन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑन एनी अदर मशीन। इसका क्या मतलब है वो देख लें कि अगर आपने किसी एक सीपीयू के मुताबिक, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मुताबिक कोई प्रोग्राम या कोड लिखा है, वो प्रोग्राम या कोड आप अपने दोस्त के लैपटॉप के ऊपर ले जाएं तो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। वजह इसकी क्या है? क्योंकि जब आप उस कोड को लिख रहे थे तो आपने अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के मुताबिक लिखा था। अब जब आप किसी और के लैपटॉप पे चले गए हैं तो उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इस वजह से ये चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। A translator named assembler is used to translate an assembly language program to machine language.
अब देखिए असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है वो प्योर 0101 की फॉर्म के अंदर नहीं है। इस वजह से असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है जो हमारे कोड को उठा के मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज आई थी वो असेंबली लैंग्वेज थी, तो इसी वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद जो हमारे टॉपिक रह गए वो हम इसी लेक्चर के पार्ट नंबर 2 के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा। अल्लाह हाफिज़।